नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बड़ी खबरों में शामिल है झारखंड में अधूरी मांगे मानने से नाराज छात्रों का धरना जारी है। सोरेन सरकार की मुसीबत कम नहीं हुई है क्योंकि परीक्षा रद्द होने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ की है, बताएंगे आपको। साथ ही कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन का भी होगा अपडेट। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में दोहरी मुश्किल में घिरे सीएम सोरेन। अधूरी मांगे मानने से नाराज छात्रों का धरना जारी। परीक्षा रद्द होने के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने भी अब खोला मोर्चा। भारतीय चुनाव प्रणाली के कायल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति वोटर आईडी सिस्टम का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पास करने की मांग दोहराई। कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पर गड़बड़ी का आरोप। कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 जगह छापेमारी। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रधानमंत्री के निर्देश और उनके प्रयास से पूरे देश की योग्य क्षमताओं को जगह मिली है। सबों को बहुत शुभकामनाएं। सब पूरे नए संकल्प के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सबों का विश्वास है। आज आपको यहां इस प्रेस वार्ता में बुलाने का एक विशेष उद्देश्य है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ कि जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। If this is what the Congress party is doing with the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए आज थोड़ा मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहता हूं। वंदे मातरम भारत की आजादी का एक प्रमुख गीत था, प्रेरणा देता था। भारत मां को पहली बार मां के स्वरूप में महान कवि बंकिम चंद्र जी ने रखा था। और आपको मालूम है पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसके पहले शायद हेमंत ठाकुर उन्होंने गाया था 1896 में। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और आगे बढ़ाया और ये देश की आजादी का मूल मंत्र बन गया वंदे मातरम। और बाद में इस बात को ध्यान रखिए कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, और जिन्ना साहब 1 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम
24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी। उसके बाद फिर नया आंदोलन शुरू हो गया इधर बहुत दिन से। तब अभी अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि नेशनल एंथम वंदे मातरम, नेशनल जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसका भी कोई उपहास करेगा, अपमान करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा। ये कानून बन गया है और वो कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बॉयकॉट कर गए, अलग बात है, लेकिन ये संविधान में, इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो मिस्टर खरगे, अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर, ये लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहां थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं? 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा? तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में, लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता को। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इसमें कहीं नहीं थे, वंदे मातरम के निर्माण में कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं, खरगे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाबानो का विरोध, अभी जनगण मन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। स्वरों को बढ़ा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश में समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी। जब मैं कानून मंत्री था तो इसको मैंने छोटी छपवाई और देश भर में भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर के। मिस्टर खरगे, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है। सोनिया गांधी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसमें कई चित्र हैं,
देखिए, फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है? प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे हैं। ठीक है? और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए, बस एक मिनट लग दीजिए। वेर इज कृष्णा? निकालिए उसको, कृष्ण जी वाला निकाल दीजिए। कृष्ण जी का, गणेश जी का सब निकालिए फटाफट। लाइए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो क्या संविधान को ऐसे ही प्रस्तुत कर दे? तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की, भारत के संस्कार की, भारत की सभ्यता के प्रतीकों को प्रस्तुत करेंगे। और वो कौन प्रतीक होंगे, उन लोगों ने तय किया। ये देखिए, डेक्लेरेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दे रहा है। ये देखिए, आप जरा मुझे निकालो, नटराज निकालो और हनुमान जी निकालो। इनको चिंते हैं? जी, चिंते हैं इनको? हनुमान जी है ना, गुप्ता पीरियड का हनुमान जी, देख लीजिए आप। नटराज निकाल दो खाली। बाकी इसमें वैदिक पूरा है, इसमें शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये देखिए, नटराज। खड़गे साहब, आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो मूल संविधान में भगवान राम, प्रभु कृष्ण, महादेव नहीं, ये आपके नटराज और भगवान हनुमान की तस्वीर मैंने दिखा दी आपके सामने। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? ये धार्मिक आस्था का अपमान है क्या? क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाएंगे मिस्टर खड़गे आप? बाकी पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आजादी के आंदोलन में था। आप न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने सीधा दिखा दिया कि उनका प्रस्ताव था, तो ये सब भूल जाएंगे आप। तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आजादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। तो एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं, मुझे बताइए आप। बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? और आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद, कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं। ये देखा ना आपने? लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं,
उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं। कहा देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मारते भी हैं। यही चिदम्बरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं, याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग मारे, बीसी शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। इनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म। वो हिंदू में छपा है, कहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात राष्ट्रहित में कही तो उसको भी लोक लेना और ओढ़ लेना, ये तो कमाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के भविष्य की दिशा बताते हैं, तो उन्होंने बताया, आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको लोकने की और इसको ओढ़ने की। मैं क्या कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती और समझती है, और ये और भी एक्सपोज होंगे, चिंता मत करें। मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी सबक लेगी, प्रमुख पार्टी है, लेकिन उनके तो नेता ही अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं, तो क्या कहा जाए। और वो चीज जा रही है, और ये आस्ते आस्ते सब में जा रही है। अभी तक मैंने एक ही बात देखा है, सब तो अपने को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव ने अपने को दिमागी नक्सल नहीं कहा अभी तक। चलिए, नहीं कहा है तो अच्छी बात है, कहीं वो भी कंपटीशन में कह देंगे तो उनको शुभकामनाएं। देश के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आलोचना करने का अधिकार है, जरूर करिए। आप प्रधानमंत्री की तो आलोचना क्या, नफरत करते हैं उनसे? आप देश लोकतंत्र है, लेकिन देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के खिलाफ आप खड़े होंगे तो यह गंभीर विषय है। और कांग्रेस पार्टी भाजपा के विरोध, मोदी के खिलाफ नफरत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक ही कदम बाकी है देश के खिलाफ खड़े होना। इसके बहुत भर्त्सना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सवाल जो सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको बाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम जानते हैं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दिया, और संबोधन में उन्होंने जिक्र दिमागी नक्सल का किया था। दिमागी नक्सली की बात की, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे, उसी 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय पर जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों ही लोग झंडा फहरा रहे थे। उस समय वंदे मातरम का गायन चल रहा था, और पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर जिस तरह की आपत्ति सोनिया गांधी की थी, उसे रोकने की थी, उस पर आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने, वो सबने देखी। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है, और इतिहास खोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1936 में मुस्लिम लीग के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 1875 में बंकिम दा का जो गीत था वंदे मातरम, उसको अधूरा, उसको खंडित किया गया। मुस्लिम लीग के कहने पर उसके 2 छंद हटाए गए, और आज आजादी के 80 साल के बाद भी कांग्रेस यही चाहती है कि इस देश में वंदे मातरम का गायन पूरा ना हो, जबकि हम जानते हैं कि वंदे मातरम को वही सम्मान अब दिया गया है जो राष्ट्रगान को दिया गया है। कानून के तहत, कानूनी दायरे में लेके आया गया है, उसके अपमान की सजा तय की गई है, और एक लंबे समय से देश की जनता इंतजार कर रही थी कि वंदे मातरम का पूरा गायन होना चाहिए, क्योंकि ये गीत सिर्फ एक गीत के तौर पर नहीं, राष्ट्रगीत ही नहीं, ये आजादी के संघर्ष से, लोगों के एक तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा गीत है। इसी को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। 25 जुलाई से रांची में चल रहे छात्र आंदोलन ने 17 अगस्त को बड़ा मोड़ लिया। आंदोलन के 24वें दिन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के बाद सरकार को कई अहम मांगों पर पीछे हटना पड़ा। सरकार की ओर से मांगे माने जाने के ऐलान के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच जश्न का माहौल दिखा। अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो समेत दूसरे छात्रों ने पानी और जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। यानी करीब 3.5 हफ्ते से सड़क पर उतरे छात्रों ने के आंदोलन को पहली बड़ी कामयाबी मिली। सरकार ने TDPL एजेंसी के जरिए कराई गई JSSC, CGL समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 2024 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CID जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। छात्रों की जिस मांग को सरकार लगातार टालती रही, अब उसी पर कार्रवाई का ऐलान होना आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन छात्रों ने जीत का जश्न मनाने के साथ साथ आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि उनकी सारी मांगें अभी नहीं मानी गई हैं। सबसे बड़ा पेच 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और पूरे मामले की CBI जांच को लेकर है। छात्र नेता साफ कर चुके हैं कि जब तक इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम हैं। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, JPSC JSSC रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। शायद परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। प्रूव कर दिया कि छात्र जब जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन सरकार के ऐलान के बाद भी छात्रों की लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 16 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले के बाद अनशन तो खत्म जरूर कर दिया है, लेकिन उनकी चेतावनी ने साफ कर दिया है कि सोरेन सरकार की असली चुनौती अभी बाकी है। महतो ने साफ कहा है कि छात्रों को सिर्फ आश्वासन नहीं, गारंटी वाला सिस्टम चाहिए। ऐसी व्यवस्था जिसमें यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। यानी अनशन टूटा है, लेकिन आंदोलन की चेतावनी अभी कायम है। रांची से दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, छात्र आंदोलनों में उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर जो लगातार अनशन पे थे, लेकिन छात्रों ने बहुत साफ कर दिया है CBI जांच से नीचे की कोई बात नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर रितु 2-3 चीजों को समझना होगा कि झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था वो 25 दिन तक पहुंच गया।
कल सरकार ने शाम में कुछ ऐलान किए हैं कि जो सीजीएल की परीक्षा है उसको रद्द करेंगे। टीडीपीएल कंपनी ने जितनी परीक्षाएं ली हैं उसको रद्द किया जाएगा। हालांकि अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और क्या कुछ आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है ये भी चीज़ें साफ नहीं हुई है। इसीलिए जो छात्रों का समूह जो आंदोलन कर रहा था, जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच जो बना है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो रविंद्र पासवान हो या प्रिंस वो, ये तमाम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और दोपहर के बाद आज इनकी जो रिफॉर्म मंच है उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति का फैसला किया जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने साफ कहा है कि सरकार जो जांच कराने की बात कर रही है सीआईडी से या तमाम तरह की चीज़ों जो वो कह रही है, इस पर उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग पर वो अडिग है। लेकिन दूसरी तरफ जो देवेंद्रनाथ महतो छात्र के एक नेता हैं, वो भी लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उनका भूख हड़ताल 16 दिन तक चला और कल शाम में उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल था उसको तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जीत की स्थिति पैदा हो गई है। राहुल क्रांति ने साफ कहा है कि कल उनको जबरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश हुई, उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं किया है। दूसरी तरफ जो सविता कुमारी है वो भी अभी तक भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, रुपेश पाल है वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए। तो ये अब आंदोलन थोड़े दूसरे रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। तीसरा एक नया एंट्री ये हो गया है कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जेएससीसी सीजीएल में हुआ था वो अभ्यर्थी अभी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर में हो गई थी। और वो सारे अभ्यर्थी अब जो यहाँ का सचिवालय है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट भवन के नाम से जानते हैं, उस सचिवालय में पहुंच गए और वो धरने पर बैठ गए। तो अब जो है वो आंदोलन एक नए मोड़ पर चला गया है कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। तो अब तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है और तस्वीर अब साफ नहीं हो रही है, बल्कि कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो रही है। ऐसे में दोपहर के बाद और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले जो देवेंद्रनाथ महतो का गुट है वो थोड़ी देर में अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेगा और वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी स्थिति को साफ करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अब आभार यात्रा निकाली जाएगी। तो कई तरह के कंफ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो छात्रों का समूह है, जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच, जो आंदोलन को पहले दिन से लेकर आगे चल रहा है, वो इस मांग पर अडिग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जी दिवाकर, बस अंत में एक बहुत संक्षेप में, समय कम है, क्या सोरेन सरकार के लिए ये दोहरी मुसीबत, दोहरा विरोध, दोहरा विवाद शुरू हो गया है अब परीक्षा रद्द करने के बाद से? देखिए निश्चित तौर पर सोरेन सरकार दबाव की स्थिति में, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चला और उसके बाद जब अब आंदोलन का पटाक्षेप होने की स्थिति आई तो जिनके लिए इन्होंने पटाक्षेप किया वो भी उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है। और उन्होंने जो घोषणा कर दिया कि सीजीपीएल का एग्जाम रद्द किया जाता है, तो जो सफल अभ्यर्थी थे अब वो विरोध में आ गए। तो अब दोनों तरीके से दोनों मोर्चे पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब दोपहर के बाद थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी कि और सरकार की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तब तमाम चीजें क्लियर हो पाएगी। ऋतु, फिलहाल तो जो अपडेट है वो लगातार पल पल यहाँ बदल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पूरे अपडेट के लिए, धन्यवाद। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव की तरह अमेरिका में भी सख्त नियम लागू करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत में 64 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने वैध पहचान पत्र के साथ मतदान किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बिना फोटो आईडी के चुनाव होने पर हैरानी जताई थी। व्हाइट हाउस ने भी चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा के मामले में भारत को अमेरिका से आगे बताया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अपने मतदाताओं की पहचान को सीधे बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ता है। और आइए आपको बताते हैं भारत और अमेरिका में वोटिंग के नियमों में क्या अंतर है। भारत के चुनावी मॉडल के मुरीद हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत की चुनाव व्यवस्था को उन्होंने एक मिसाल बताया है। वोटिंग के नियमों की अगर बात करना बताएं तो चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव आयोग, अमेरिका में वोटर पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड मुख्य पहचान पत्र होता है। पूरे देश में एक जैसा आईडी होता है। अमेरिका में अगर वोट डालते समय पहचान का वोटर आईडी के अलावा दूसरे मान्य दस्तावेज है, राज्यों के नियम के हिसाब से अलग अलग हैं। वहीं अगर वोटर लिस्ट की हम बात करें, लिस्ट में नाम होना जरूरी है। हर राज्य में रजिस्ट्रेशन के नियम अलग हैं। अमेरिका में नागरिकता की जांच, वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। सेव एक्ट में नागरिकता प्रमाण के नियम अब और सख्त होंगे। फोटो आईडी का नियम जो है उसमें मतदाता पहचान है, वहां कुछ राज्यों में जरूरी और कुछ में नहीं जरूरी भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं।
भारत में चुनाव आयोग कराता है और अमेरिका में राज्यों की बड़ी भूमिका होती है चुनाव कराने में। वोटर पहचान पत्र को लेकर भी वोटर आईडी भारत का मुख्य पहचान पत्र है। पूरे देश में एक जैसा कोई आईडी अमेरिका में नहीं है। और अगर वोट डालते समय पहचान की बात करें तो राज्यों के नियम के हिसाब से अलग अलग आईडी है अमेरिका में। लिस्ट में नाम होना जरूरी है भारत में वोटर लिस्ट के हिसाब से, और अमेरिका में हर राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन होता है। नागरिकता की जांच के लिए वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी। सेव एक्ट में नागरिकता प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो ये कुछ बड़े एक तरह से अंतर हैं भारत और अमेरिका में, और इन्हीं अंतरों को लेकर अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। ऋषि इस पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ किसी मकसद के बिना तो नहीं होती है, ये माना जाता है अमेरिका की सोच को देखते हुए। तो इसके पीछे इस तारीफ के साथ साथ और क्या चीजें सामने आ रही हैं? देखिए ऋतु, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं बयान देने के लिए, तो हर बयान के पीछे का कोई ना कोई मकसद भी अब तक देखा गया है। आपने सही कहा कि कुछ ना कुछ मकसद होगा। मुझे लगता है इसमें दो ही मकसद हैं। एक तो ये कि जो अमेरिका में जो वोटिंग पैटर्न है और वहाँ जो महसूस किया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग की कुछ शिकायतें या जिस तरीके का मसले आ रहे हैं, वो एक भारत में जिस तरीके से इन सब चीज़ों से निपटा गया है, वहाँ पर उसको वो आज भी चुनौती है। तो जिस तरीके से भारत की SIR प्रक्रिया और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सोशल मीडिया पर आकर ये कहना कि भारत की ये उपलब्धियाँ हैं और हमें उनसे सीखना है, और सेव अमेरिका एक्ट के आधार पर वो अब इन सब चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से भारत की इस मामले में एक उपलब्धि है कि जो भारत का संविधान चुनाव आयोग को दो मुख्य काम करने के अधिकार देता है। एक तो ये कि वो मतदाता सूची को तैयार करे, दूसरा मतदान कराए। अब इसमें जो उसके पास ताकत है, उस ताकत का उपयोग करते हुए आज हम कह सकते हैं कि भारत अपनी SIR की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा अनोखा कार्य के तौर पर आगे जाना जाएगा, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों का इसमें शामिल किया जा रहा है, और जो गलत हैं या जो पात्र नहीं है उनको अलग भी किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी जो ड्रिल है वो देश में चल रही है। 13 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फरवरी में वहाँ पर सूची जारी की जा चुकी है। फाइनल बिहार से ये काम शुरू हुआ था, 12 राज्यों में उसके बाद कंप्लीट हुआ। अभी 19 राज्यों में चल रहा है, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश भी है, और 3 इलाकों में बाद में कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जलवायु है या बर्फबारी है, जिसमें कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल है, इनमें बाद में कराया जाएगा। तो हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही होता है कि जो एलिजिबल वोटर हैं, अगर वो सूची में है और जो एलिजिबल नहीं है वो भी है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन बहुत डेमोक्रेसी को नुकसान करने वाला हो जाता है, क्योंकि जिसका जो राइट है डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला, उसको ही उसमें होना चाहिए। अब ये चुनौती मुझे लगता है अमेरिका में भी देखी जा रही है, और इसी वजह से उन्होंने भारत की तारीफ़ करी है, चुनाव आयोग की तारीफ़ की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका भी इसी तरीके की कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर अपनाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के कानून में जैसे कि हम समझते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उनकी सूचियाँ बनती हैं या अलग अलग कानून है, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है। वहाँ जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान करने वाला होता है, जबकि हम लोग यहाँ पर क्वाजी फेडरल सिस्टम में काम करते हैं। तो क्वाजी फेडरल होने की वजह से हमारे संविधान ने जो केंद्रीय सूची है उसको ये अधिकार दे दिया है कि वो राज्यों में अपना काम प्रभावी तरीके से कर पाए। लेकिन ये दिक्कत अमेरिका में है कि वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग राज्यों के कानून है, अब उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, मुझे लगता है इनके लिए बड़ी चुनौती है, और इसी वजह से वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने किया है तो आप भी करिए। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान को लेकर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन यानी KPSC के वेटनरी ऑफिसर भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के बेंगलुरु जोनल ऑफिस की टीम PMLA की धारा 17 के तहत कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कर रही है। इनमें KPSC का कार्यालय, निलंबित चेयरमैन शिवशंकरप्पा S साहूकार और KPSC सदस्य शांता होसमनी के आवास शामिल हैं। इसके अलावा कथित बिचौलियों और परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन से जुड़ी कंपनी एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है। वेटनरी ऑफिसर पद के लिए चयनित कुछ उम्मीदवारों के परिसरों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंतिम चयन सूची में नाम शामिल कराने के लिए कथित बिचौलियों ने 80 लाख रुपए तक की मांग की थी। ईडी की कार्रवाई मामले में मनी ट्रेल और कथित वित्तीय लेन देन की जांच से जुड़ी है। और दिल्ली से नीरज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बेंगलुरु से ज्योति। पहले ज्योति से एक अपडेट ले लें। ज्योति, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर है? ईडी ऑफिशियल्स जो है, जो KPSC की अक्रम हुआ था वेटरनरी ऑफिसर की एग्जाम के तहत, तो 21 जगह पे बेंगलुरु से लेकर हासना, कुमटा, चित्रदुर्गा, कारवार, ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी की है। तो हमने ही इस पर स्टोरी भी किए थे। जो इस मामले में अभी ईडी का एंट्री हो चुका है। जो बेंगलुरु के विधानसौदा पुलिस स्टेशन में 4 FIR रजिस्टर हुआ था, उसी के तहत आज जारी निर्देशनालय की अधिकारियों ने जो एक्स चेयरमैन जो है शिवशंकरप्पा साहूकार, उसके आवास में, और KPSC के ऑफिस के जो मेंबर है उसके आवास में, और जो स्टूडेंट्स शामिल थे जिन्होंने डौरी ये देकर उन्होंने जो एग्जाम लिखे थे, उनके ऊपर भी उनको भी जांच के यहाँ पे रखे हैं। तो उसके साथ साथ अभी जो FIR में क्या क्या है, मतलब OMR शीट से छेड़छाड़ हुआ है और मूल्यांकन जो प्रोसेस में वहाँ पे भी हेरा फेरी हुआ है, और मिडलमैन जो 80 लाख ले चुके हैं ब्राइब, तो ये सब था। इसी के मामले में अभी ईडी ऑफिसर जो है जांच किए हैं 21 जगह पे। तो बीजेपी का कहना है कि जो हमने पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो वो लोग यहाँ पे सत्र में भी इस विचार को उठाने वाले हैं, सत्र में भी इसी विचार पे प्रस्ताव करने वाले हैं। KPSC कर्नाटका जो लोक आयोग, इसमें जो क्या क्या इरेगुलरिटीज हुआ है, तो इसको लेकर हम जांच करेंगे। तो कांग्रेस का कहना है कि जो शिवशंकरप्पा साहूकार है, वो तो बीजेपी के जो टेन्यूर था उस वक्त उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट किए थे। तो हमने इसके तहत अभी जो CID को भी इस प्रकरण को सौंप चुके हैं। तो क्या क्या है इस मामले के अंदर, मतलब जो लोग हैं मिडलमैन से लेकर जो भी है, इशारा कर रहे हैं कि जो शिवशंकरप्पा जो है उनके और इशारा कर रहे हैं। अभी वो सस्पेंड हो चुके हैं, गवर्नर ही उन्हें सस्पेंड कर चुके हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए, ईडी के मामले हो चुका है। ईडी अभी जी ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीरज, ईडी की तरफ से अभी तक क्या अपडेट है? 21 ठिकानों पर एक तरह से छापेमारी जारी है। देखिए, ईडी का ये कहना है कि ये छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है और कई सारे डिजिटल साक्ष्य ईडी को मिले हैं। ये जानकारी ईडी को मिली है कि किस तरीके से जो पैसा है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। मनी ट्रेल पूरा ईडी के पास है। ईडी के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा तो ईडी ने तमाम जो साक्ष्य हैं उनको पहले वेरीफाई किया, ऋतु जी, और उन साक्ष्यों को वेरीफाई करने के बाद ही ईडी ने अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू की है। और ईडी के पास ऑलरेडी डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही जो रकम पहुंचाई गई उसकी पूरी जानकारी मौजूद है।
ऑडियो एक तरीके से टेप ईडी के पास मौजूद है, जो तमाम जो परीक्षार्थी थे उनके साथ जो मिडिल मैन बिचौलिए बातचीत कर रहे थे और पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे कि 70 से 80 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो वेटरनरी जो ऑफिसर है वो उनको बनवा देंगे। इसके साथ आप देखें कि जिस बड़े पैमाने पर इस खेल को खेला गया, 400 के करीब जो वैकेंसी हैं वो निकाली गई थी और उसमें ये भी आरोप लगाए कि जो खासतौर से कर्नाटक जो कमीशन के जो अधिकारी हैं सर्विस कमीशन के, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं कि इस परीक्षा में उनके अपने करीबी और रिश्तेदार हैं, उनका भी जो चयन है वो हुआ है। अब आप देखें कि चेयरमैन के ऊपर आरोप है, सदस्य के ऊपर आरोप है और इसके साथ साथ ही डिजिटल मूल्यांकन करने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर भी आरोप है। और ये आरोप सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर ही नहीं है। जब एफआईआर हुई थी तो इसमें इस बात के भी उल्लेख किया गया था कि परीक्षा में आंसर शीट में बदलाव किए गए और इसके साथ साथ ही जो एक शीट दी गई थी जिसमें डिजिटल जिसको चेक किया जाता है उस सीट में घपला करने की कोशिश की गई, अंतिम रिजल्ट में घपला करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो ईडी के पास हैं, लेकिन ईडी का ये कहना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई इसकी अभी भी चल रही है और कई सारे डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। ईडी का कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत है और इसके आधार पर जल्द ही ईडी गिरफ्तारी भी करेगी। बिल्कुल, इस पूरे घोटाले से जुड़े मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। 21 ठिकानों पर इस समय छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि हम जानते हैं कर्नाटक में विपक्ष ने भी बड़ा दबाव बनाया सरकार पे भी, जिस तरह से केपीएससी का घोटाला सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज और ज्योति, आप दोनों का अपडेट के लिए इस पूरी खबर पे। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने के साथ ही चुनावी राज्यों में नई नियुक्तियां कर दी हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह भी दी गई है। वहीं चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। वहीं सतीश पुनिया को पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। पुनिया भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद है। पंजाब में पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनावी आधार बढ़ाने की चुनौती है। तरुण चुग को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुग राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी संगठन में पहले भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रभारियों के साथ बता दिया है कि नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। ओडिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तर और तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और बड़ी संख्या में गांव पानी से घिर गए हैं। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरभंज समेत कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में जाजपुर शामिल है, जहां इस साल चौथी बार बाढ़ का संकट खड़ा हुआ है। यहां 8 ब्लॉकों की 79 पंचायतों के 242 गांव बाढ़ की चपेट में है। जिले में 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविरों में लोगों के लिए भोजन, पेयजल और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। केंद्रपाड़ा जिले में भी बाढ़ का असर व्यापक है। यहाँ 130 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए 80 नावें तैनात की गई हैं, जिनके जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं मयूरभंज जिले में करीब 28,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 26,741 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। प्रशासन और बचाव दल लगातार संवेदनशील इलाकों में निगरानी बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। एनडीआरएफ का टीम हमारा बेतनोटी में स्टेशन है। ओडराफ जो टीम है जो देवगढ़ से आया है वो अभी बड़साई में स्टेशन है। और एक जो जिला का हम लोग का ओडराफ टीम है उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक राजगोविंदपुर में गया है और एक बारीपदा म्यूनसिपैलिटी में भी है।
अभी जो सूचना मिल रहा है आने वाले दिन में सुबह रेखा का पानी थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसमें भी हम लोग अलर्ट हैं। कुछ विलेज में कट ऑफ हो गया, उसको भी खाना पीना दे रहे हैं और काफ़ी जल्दी वो डाउन हो जाएगा। और लोगों को मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं कि हमारा इनकेस कुछ हो जाए तो हम लोग मैकिंग करते हैं, इमीडिएटली हमारा टेम्पोरेरी शेल्टर पे आ जाइए। हाई स्कूल नियर बाई जो भी है और जो भी टेम्पोरेरी शेल्टर बना है वहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग उनका टेक केयर कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और 10 जिलों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, शिमला और सोलन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। लगातार बारिश के बीच भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में 87 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 4 ट्रांसफार्मर और 8 पेयजल योजनाएं ठप हैं। सिरमौर में करीब 16 घंटे से बारिश जारी है और नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के अलर्ट के बीच जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मैदानी इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और उधर असम में बाढ़ का संकट अब कम हो रहा है, लेकिन कई जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के 5 जिलों के 147 गांवों में 31,918 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट शामिल है। फिलहाल गोलाघाट, शिवसागर, नागांव, विश्वनाथ और जोरहाट जिलों में बाढ़ का असर बना हुआ है। इस साल बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के 31,951 बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम राहत राशि जारी की। राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रभावित परिवारों को 146 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। और सिंपल नायक भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं धर्म प्रकाश शिमला से जुड़ रहे हैं। सिंपल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह की चेतावनी जारी की गई है उसे लेके क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन बाढ़ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार और पूरे जो एनडीआरएफ, ओडीआरएफ जो टीम है पूरी तरीके से लगे पड़े हैं। अब विशेष रूप से आप देखेंगे तो 5 से 6 जिले पूरी तरीके से अभी प्रभावित है। जो मयूरभंज है, बालेश्वर, जाजपुर है, केंद्रापड़ा है, जगतसिंहपुर है, इस जिले में आप देखेंगे तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स अभी तैनात हैं और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाढ़ की स्थिति में भी थोड़ा सुधार आया है, लेकिन हर चीज़ जो लोग प्रभावित हुए उनके पास कैसे पहुंचाएगा, इसीलिए राज्य सरकार और पूरी प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी भी खुद दौरे किए थे जो बाढ़ की अंचल को, और जाजपुर भद्रक जिले को विजिट करते हुए ये लोगों के साथ मिले और जो खेती का लॉस हुआ है, वो जो फसल नष्ट हुआ है, उसके साथ जो खेती पहुंची है, लोग जो प्रभावित हुए हैं उनके साथ बातचीत भी की है। लेकिन पहले काफ़ी ज़िले हैं जो जिस ज़िले में 2 बार, 5 बार, 4 बार भी अभी जो बाढ़ का सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन अभी प्राथमिक रिपोर्ट भी आ गया है और प्राथमिक रिपोर्ट के हिसाब से ही लोगों को कैसे जो स्पेशल आप देखेंगे तो पैकेज डिक्लेयर किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, लोगों को कैसे मदद मिलेगा और लोगों ने जो प्रभावित हुए हैं उनके जो क्षति हुए हैं उसको कैसे भरपाई किया जाएगा, इसीलिए राज्य सरकार क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज भी एक हाई लेवल का मीटिंग हुआ है और लोगों के पास कैसे हर चीज पहुंचेगा और लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, इसी के ऊपर भी मुख्यमंत्री बहुत ध्यान दे रहे हैं। लगातार तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। हमारे साथ धर्म प्रकाश शिमला से जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश, 10 जिलों में चेतावनी जारी की गई है, रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह से प्रशासन उस तैयारी को कर रहा है और वहां से नजदीक लोगों को निकालने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं?
बिल्कुल ऋतु, लोगों को सबसे पहले तो एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि पिछले दिनों से बारिश का जो सिलसिला जारी है उसकी वजह से नदी नालों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगले 4 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के 6 और 4 जिलों में अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को अगर छोड़ दे, इन 2 जिलों में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन बाकी के 10 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो 22 तारीख तक जारी किया गया है। 23 से मानसून कमजोर पड़ने के जो आसार है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। ओवरऑल अगर बारिश की इस बार बरसात में बात करें तो मिड अगस्त तक नॉर्मली 520 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की जाती है हर साल, जो सामान्य बारिश कहलाती है, लेकिन इस बार ये 470 मिलीमीटर के आसपास रही है, जो सामान्य से करीब 10% कम है। यानी बरसात इस बार हिमाचल प्रदेश में कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंटेंसिटी है बारिश की वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो नदी नालों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। करीब 900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक पूरे प्रदेश को हो चुका है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, और उसमें भी पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों से जान माल का नुकसान कम से कम हो, लोगों से अपील प्रशासन को लगातार कर रहा है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जरूरत नहीं है तो घरों से ना निकलें, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन बेहद ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश, आपका भी सिंपल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें गौरव के साथ। जी गौरव, क्या खबरें हैं खेल जगत से आज? शुक्रिया ऋतु। और खेल जगत में सबसे पहले रुख करेंगे क्रिकेट का, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी है। दूसरी पारी में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत की जो कुल बढ़त है वो अब 350 से ज़्यादा की हो गई है। यशस्वी जायसवाल आज बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, वहीं केएल राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर नाकाम रहे और 8 के स्कोर पर जयसूर्या का शिकार बने। वहीं भारतीय टीम को चौथा झटका देवदत्त पडिक्कल के रूप में लगा, जो कि 44 के स्कोर पर केशरा नुवंथा की गेंद पर आउट हुए। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो उनका विकेट 66 के स्कोर पर गिरा। भारत के पहली पारी में बनाए गए 462 रन के जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई थी। इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त जो है वो हासिल की थी, जो अब बढ़कर के 352 तक पहुंच गई है। यानी कि भारत जो है वो इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं महिला हॉकी विश्व कप की, जहां पर ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को बराबरी पर रोकने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उतरेगी। भारत की नजर पूल डी में शीर्ष 2 में जगह मजबूत करने पर होगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले में मजबूत चीनी टीम के खिलाफ अनुशासित प्रदर्शन करते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला था। इस नतीजे से भारत को महत्वपूर्ण अंक मिला और दूसरे दौर में पहुंचने की उसकी स्थिति मजबूत हुई है। सेमीफाइनल की दौड़ में हर पूल की शीर्ष 2 टीमें दूसरे दौर में पहुंचेंगी, जहां 2 ग्रुप में 4-4 टीमों को बांटा जाएगा। 18वीं रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत से भारत के टॉप 2 में रहने की संभावनाएं मजबूत होंगी और अंतिम पूल मुकाबले से पहले टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वहीं बात करें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो आज चौथी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलोमोन से होगा। 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके लक्ष्य की नजर एक बार फिर से पोडियम पर जगह बनाने पर होगी। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। 21 साल के आयुष शेट्टी ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया था। जबकि महिला वर्ग में बात करें तो आज उन्नति हुड्डा ने अपने आप को एक सफल खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ाया और अपने पहले दौर का मुकाबला उन्होंने जीतकर दूसरे दौर में वो पहुंच गई हैं। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 17 जून को हुए अंतरिम समझौते की 60 दिन की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन स्थायी शांति समझौते पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि तेहरान उस तरह का समझौता नहीं करेगा जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ईरान से सरेंडर करने की अपील कर डाली है। ट्रंप ने साथ ही ओमान को भी धमकी दे डाली। ईरान और ओमान हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही बहाल करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ओमान ने रास्ते में दखल दिया तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। वहीं पश्चिम एशिया के दूसरे मोर्चों पर भी तनाव बढ़ रहा है। सीरिया के अबू अल जुहूर सैन्य हवाई अड्डे पर 4 हवाई हमलों की खबर है। रनवे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमले के जिम्मेदारों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ हमले और तेज करने के आदेश दिए गए हैं। यानी पूरा खाड़ी क्षेत्र एक साथ कई मोर्चों पर तनाव की गिरफ्त में है। इस बीच ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो उसका रुख और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि तेहरान हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पर्दे के पीछे कूटनीति की कोशिशें पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान के अलग अलग सत्ता केंद्रों, यहां तक कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से भी बैक चैनल बातचीत की खबरें हैं। दूसरी तरफ युद्ध का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ईरान की सालाना महंगाई दर 66% तक पहुंच गई है। जुलाई में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में सालाना आधार पर 128% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के साथ साथ ईरान के अंदर आर्थिक और सामाजिक दबाव भी लगातार गहराता जा रहा है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।